आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे हैं। ये इंटरमीडिएट और हाई लेवल के सवाल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इसे हम कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इज अबाउट, इसका मेन काम क्या है या ये किस लिए है? तो इसका उत्तर है मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, यानी इसका उत्तर आएगा बी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कंप्यूटर साइंस की बल्कि ऐसे कई कोर्सेज हैं जिसमें इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, यानी एक कोर्स में एक पार्ट है। और मेन काम यही है कि जिस तरीके से इंसानी दिमाग सोचता है, मशीन भी इस तरीके से सोच सके, इंटेलिजेंटली सोच सके। हु इज फादर ऑफ एआई और हु इज नोन एज द फादर ऑफ एआई? तो एआई के पिताजी कौन है, या ये कहें कि सबसे पहले पायनियर कौन थे और शुरुआत किसने की थी? तो इसका उत्तर है जॉन मैकार्थी साहब। जॉन मैकार्थी साहब हैं। वैसे तो फाउंडिंग फादर्स कई सारे हैं, लेकिन इनको श्रेय इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक तो ये शब्द इन्होंने ही कॉइन किया था, मतलब इन्हीं ने बनाया था ये शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एक डार्टमाउथ में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1956 में, जहां पर इस शब्द का आधिकारिक रूप से अनावरण हुआ और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। तो ये एक पायनियर है इस फील्ड में, जॉन मैकार्थी साहब, और इसीलिए इनको इसका फादर कहा जाता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिचुएशन फॉर दैट अ ब्लाइंड सर्च कैन बी यूज्ड। अब ब्लाइंड सर्च का मतलब क्या होता है, पहले मैं इसका उत्तर बता देता हूं आपको। इसका उत्तर है स्मॉल स्पेस सर्च। ब्लाइंड सर्च जो है वो एक तरीके की अनइन्फॉर्म तरीके की सर्च है। सर्च का मतलब ये होता है कि अगर कुछ आपके पास चीजें हों और उसमें आपको कहा जाए कि ये ढूंढो, तो किस तरीके से इस पे आया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये एक अनइन्फॉर्म्ड सर्च है, और क्योंकि यहां पर कुछ बताया नहीं जाता है, राइट? जैसे मान लीजिए क्लोजनेस है या कोई लोकेशन है कि भाई यहां जाके पता कर लीजिए, तो सबसे बढ़िया अगर आपको ब्लाइंड सर्च लगाना है तो ये जो स्पेस है ये थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। जैसे कोई क्लू तो है नहीं, सर्च ब्लाइंड है, इसीलिए ऐसी इतनी कम जगह हो जहां पर एक्सप्लोरेशन पॉसिबल हो, अदरवाइज तो ये अनएंडिंग हो जाएगा। द applications ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज आर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, पहले मैं सारे दिखा देता हूं आपको। इसमें ऑटोमोबाइल्स आता है, बिजनेसेस हैं, एजुकेशन है, फिनेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, गेमिंग है, गवर्नमेंट है, हेल्थ केयर है। तो आप यहां जो देख रहे हैं ये सारे के सारे आते हैं इसमें। और भी अगर आप कोई रिसर्च करें, और कई जगह पर रिसर्च चल भी रही है, तो कहने का मतलब यह है कि ऑल ऑफ द अबव आंसर है इसका, डी। अमंग द गिवन ऑप्शंस विच सर्च एल्गोरिथम रिक्वायर्स लेस मेमोरी? कौन सा ऐसा सर्च है जिसमें कम मेमोरी लगती है? तो इसका उत्तर है डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च में होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम यहां डेप्थ में जाते हैं। अगर ब्रेड फर्स्ट सर्च जो इसके साथ ही बोली जाती है, या ये कहें कि इसके समकक्ष है, उसमें क्या होता है, पहले हम एक पूरी ब्रेड को कवर करते हैं, फिर अगली ब्रेड पे जाते हैं। यहां पर क्या है कि हमको वही रखना है जिसकी ज़रूरत है, यानी उन नोड्स की इंफॉर्मेशन रखनी है डेप्थ फर्स्ट सर्च में जिसकी ज़रूरत है। तो जब केवल उतनी ही चीज़ें रखी जा रही हैं जिसकी ज़रूरत है, तो मेमोरी इसमें कम लगती है। ये इसका उत्तर यही है कि कम मेमोरी इसलिए रखती है कि वही नोड्स की इंफॉर्मेशन रखी जाती है, रूट नोड टू करंट नोड, बस, इससे ज़्यादा नहीं। If a robot is able to change its own trajectory as per the external condition, या कहें environment, then the robot is considered as the। अब रोबोट को आपने कुछ बताया नहीं, बस उसको लर्न करा दिया, सिखा दिया, और वो अपने आप जैसे ही कोई व्यवधान आता है वो अपने आप अपनी जगह बदल देता है या एनवायरनमेंट के हिसाब से एक्ट करता है। तो ऐसे टाइप के रोबोट को हम इंटेलिजेंट कहते हैं, समझदार। तो इसमें अगर स्मार्ट रोबोट की बात करें तो इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग है, जेस्चर सेंसिंग है, यानी अगर आप कोई भी जेस्चर करेंगे वो उसको सेंस करेगा, समझेगा,
और बहुत सारी चीज़ें इसमें दी जाती है, जैसे कभी कभी सॉन्ग पे डांस करता है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे आजकल के रोबोट में होती है। इसको ये जो इनको हम एजेंट कहते हैं बेसिकली, अभी आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इनको एजेंट्स कहते हैं और ये एआई एजेंट्स या रैशनल एजेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। विच ऑफ द गिवन लैंग्वेज इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर एआई। तो पर लैंग्वेज का काम ही अलग है। बाकी ये जो आपको दिख रही हैं वो सारी की सारी यूज होती है एआई में। तो इसका उत्तर है कि जो नहीं यूज होती है वह है पर्ल। पर्ल कौन कौन सी कॉमन यूज होती है? जैसे आर प्रोग्रामिंग हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, हैस्केल है, जावास्क्रिप्ट है, जूलिया, जावा, पाइथन, और बाकी यहां तो आप देख ही रहे हैं लिस्प, प्रोलॉग और पाइथन। A technique that was developed to determine whether a machine could or could not demonstrate the artificial intelligence known as the। तो इसमें हुआ ये, पहले मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। तो एलन ट्यूरिंग साहब है, कंप्यूटर साइंस के बहुत ज़बरदस्त इन्होंने इसमें काम किया है और कोड ब्रेकिंग में इनको बहुत महारत हासिल थी। तो ये जो साहब हैं इन्होंने 1950 में एक सवाल पूछा, कैन मशीन थिंक? क्या मशीनें भी सोच सकती हैं? और जो 1950 में उन्होंने सोच लिया, आप देखिए 2021-22 में हम इसकी बात कर रहे हैं। तो एलन ट्यूरिंग साहब ने एक टेस्ट बनाया, बहुत ही सिंपल टेस्ट है ये, इसका ट्यूरिंग टेस्ट। उन्होंने कहा कि क्या एक मशीन, जैसे या कोई लकड़ी का कार्डबोर्ड या वुड का कार्डबोर्ड, कपबोर्ड, क्या ये बोल सकता है? तो लोगों ने हंसना शुरू किया। उन्होंने कहा बस यही तो है कि हम बोल के बता सकते हैं, मशीन्स बोल नहीं सकती हैं, उनके पास भी इंटेलिजेंस होगा। तो ये जो बात उन्होंने की थी बड़ी समझदारी वाली की थी। तो 1950 में मैथमेटिशियन और कंप्यूटिंग के पायनियर, जिनको हम एलन ट्यूरिंग कह रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है ये। तो इन्होंने ये कहा कि क्या मशीन सोच सकती है, और ये सेमिनल पेपर में कहा। मतलब सेमिनल पेपर मतलब होता है पाथ ब्रेकिंग काम। तो एक इमिटेशन गेम से बड़ा ये प्रेरित था, और बाकायदा इनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी, इमिटेशन गेम ही कहते हैं उसको। और ये टेस्ट बड़ा सिंपल था। इसमें क्या होता था कि एक साहब है, ये सवाल पूछेंगे, मशीन से भी पूछेंगे और किसी ह्यूमन से भी पूछेंगे, लेकिन इनको पता नहीं है। इनके बीच में देखिए यहाँ पर दायरा है, तो इस दायरे से ये देखते पा नहीं रहे हैं, बस ये पता करते हैं कि भाई मशीन जवाब दे रही है, ये जवाब दे रही है। और इससे वो पता करते हैं कि इसी से पता चलता है कि ट्यूरिंग टेस्ट से कि मशीन इंटेलिजेंट है कि नहीं है, दे कैन थिंक और नॉट। द कॉम्पोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम इज, एक्सपर्ट सिस्टम ये होता है क्योंकि एआई और एक्सपर्ट सिस्टम को साथ बोला जाता है। एआई का आप समझ लीजिए कि बचपना कह सकते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम जैसे आजकल के जो चैट बॉट्स हैं, आप कुछ पूछते हैं कि भाई मेरी टिकट कैंसिल करानी है, तो अपने आप जवाब आ जाता है। आप कैंसिल लिखते हैं, अपने आप जवाब आ जाता है, आपको लगता है कि वहाँ कोई बात कर रहा है। तो इस तरीके के एलिजा वगैरह एक्सपर्ट सिस्टम बनाए गए थे। तो वो तरीका क्या होता है कि जो भी आप एक यूज़र है वो कुछ चाहता है, जैसे एक डॉक्टर से बात करना चाहता है, जैसे ये डॉक्टर साहब देख रहे हैं, तो ये ह्यूमन एक्सपर्ट है, इनसे नॉलेज ली जाती है और इसका नॉलेज बेस बनाया जाता है। और हर एक जो चीज़ ये पूछने वाले हैं उसके हिसाब से एक इन्फेरेंस इंजन बनाया जाता है कि ये पूछेंगे, उसका जवाब यहाँ इनको मिल जाए। तो ये इसके कॉम्पोनेंट है। तो यहाँ आप देखेंगे जो कॉम्पोनेंट है वो सारे के सारे आ रहे हैं। नॉलेज बेस भी आपको दिख रहा है, इन्फेरेंस इंजन भी दिख रहा है, और यूज़र इंटरफेस भी आपको दिख रहा है। तो एक्सपर्ट सिस्टम, जैसे मैंने बताया, एआई का पार्ट मान लीजिए या एआई का बचपना मान लीजिए, ये कई तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आता है। खासतौर पे ऐसी डिसीजन मेकिंग, जैसे यहाँ पर कोई आया और कहा कि मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर बताएंगे क्या लेना, सर में दर्द के लिए अलग दवाई देंगे या अलग मशवरा देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारी चीज़ें आ रही हैं जिसका हमने उत्तर दे दिया अभी। Which algorithm is used in the game tree to make decision of win and lose? तो गेम ट्री जैसे आपने टिकटॉक टो वाला गेम होता है, चेस गेम होता है, और ऐसा आपको याद होगा कि आईबीएम के वॉटसन ने गैरी कास्परोव साहब को हरा दिया था, जो उस समय के वर्ल्ड चैंपियन थे चेस के। कैसे हुआ ये एल्गोरिथम जो वहां पर लगा था वो था मिन मैक्स एल्गोरिथम। मिन मैक्स एल्गोरिथम जो होता है उसको मैं अभी समझाता हूँ, लेकिन पहले आपको बता दूं कि ये बेसिकली एक डायरेक्टेड ग्राफ है। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो नोड्स आप देख रहे हैं,
ये नोड, ये पोजीशन बताते हैं गेम में अभी कहाँ है, और एजेस बताते हैं कि मूव्स क्या है, कि अब आपको कौन सी चाल चलनी है। तो मिन मैक्स एल्गोरिथम में आप देखिए ये मैक्स है और ये मिन है। मान लीजिए ये आप है, तो आप चाहेंगे कि आपको मैक्सिमम फायदा हो, और ये जो मिन है वो चाहेगा कि आपको उसको मैक्सिमम फायदा हो, मतलब आपको मैक्सिमम नुकसान हो, यही तो है, मतलब आपको मिनिमम मिले। तो अगर आप यहाँ पर हैं, मान लीजिए इस यहाँ का भार है 2, 5 और यहाँ का भार है 2, तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपको 5 मिल जाए। लेकिन ये मिन कोशिश करेगा, मतलब आपका ओपोनेंट जो है, ये जैसे 2 पार्टी है ना, आप 5 चाहेंगे 5 और 2 में, ये चाहेगा कि आपको 2 मिले, तभी तो आपको हरा पाएगा। इसी पे मिन मैक्स एल्गोरिथम चलता है कि भाई जब भी आप चाल चलोगे, आप मैक्सिमम पाना चाहोगे, और जब वो चाल चलेगा तो वो आपको मिनिमम देना चाहेगा। इसी पे चलता है। इसका एक थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन भी है, इसके बारे में एक सवाल आएगा और तब डिस्कस करेंगे। द अवेलेबल वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ स्टेट स्पेस सर्च। तो कितने वेज हैं आपके पास, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। एक तो ये तरीका है और एक ये तरीका है, इसका मतलब 2 तरीके हैं आपके पास। तो देर आर ओनली 2 वेज कि कैसे स्टेट स्पेस सर्च। देखिए स्टेट की बात हो रही है, स्पेस की बात हो रही है मतलब जगह, और सर्च की बात हो रही है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि कैसे, जो हमारे पास पहला ये समझ लीजिए कि हमारे पास जितने भी ऑपरेशन, जितनी भी चीज़ें हमें अलाउ की गई हैं, उस हिसाब से हमें क्या एक्शन लेना है, पहली चीज़ ये हो गई। और उसके बाद जितनी भी टेक्निक या सर्च अवेलेबल है उसको कंबाइन करके सर्च करना है, ताकि अभी का स्टेट जिसे हम करंट स्टेट कह रहे हैं उससे अच्छी स्टेट में, गुड स्टेट में, अच्छे स्टेट में जा सके। तो 2 तरीके हैं इसके। अमंग द गिवन ऑप्शंस विच इज नॉट द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, आपको अगर आपने पढ़ा होगा ये, तो आप देख रहे होंगे कि सारी की सारी दिख रही हैं। लेकिन इसमें ज़रा सा एक हल्का सा पेंच दिया है सवाल में, आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशनल वेरिफिकेशन, ये इसमें नहीं आता है। तो उत्तर इसका सी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी होती है। एक तो रिप्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी है, इन्फरेंशियल एडिक्वेसी है, इन्फरेंशियल एफिशिएंसी है, और एक्विजिशनल एफिशिएंसी है। यानी कि आप नॉलेज को दिखा सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, नॉलेज आपके पास इतनी हो जिससे हम कुछ इन्फ्लुएंस निकाल सकें, और जो इन्फ्लुएंस निकाल सकें वो ज़रा एफिशिएंट हो, और फाइनली जो नया नॉलेज है उसका इस्तेमाल कर सकें बगैर किसी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ये इसका उत्तर हो गया आपका सी। ये सारे आपको दिखा दिए मैंने। इन एन एआई एजेंट परसीव्स एन एक्ट अपॉन द एनवायरनमेंट यूजिंग। तो एआई एजेंट होता क्या है पहले आप देखिए, फिर मैं आपको उत्तर पे आता हूँ। ये बहुत बार ये चित्र आप देखेंगे तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये एक एआई एजेंट है, यानी एक एजेंट जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये वो लगा सकता है। ये एनवायरनमेंट है, इसके आसपास जो भी है उस सबको एनवायरनमेंट में ले लेंगे। अब जैसे एक इंसान है, वो आंखों से देखता है ना, तो वो सेंसर्स हो सकते हैं, क्योंकि किसी मशीन में तो आंखें नहीं होंगी, सेंसर होंगे। वो उससे परसीव करेगा, परसेप्ट करेगा, देखेगा, छू के सेंस करेगा, वो भी सेंसर ही होंगे। उसके हिसाब से ये अपने हाथों और पैरों से एक्शन लेगा, यानी इफेक्टर्स से एक्शन लेगा। तब आते हैं यहाँ पर जवाब पे। तो आप देखेंगे एन एआई एजेंट परसीव्स एंड एक्ट्स अपॉन द एनवायरनमेंट यूजिंग, क्या लेके करता है। तो इसमें पहला तो सेंसर है, पहले तो ये देखेगा, समझेगा, और उसके बाद ये अपने आंखों, हाथों और पैरों से इस पर एक्ट करेगा। विच रूल इज अप्लाइड टू फॉर दी सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। रिफ्लेक्स क्या होता है, मान लीजिए एकदम से कोई गाड़ी आपके सामने आ गई, तो आप क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं या साइड करते हैं, तो ये आपका रिफ्लेक्स होता है। और जब हम यहाँ पर सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंडीशन एक्शन रूल है। यहाँ पर बड़ा एग्जाम्पल दिया है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके से कोई सिचुएशन आती है, उसके हिसाब से क्या डिसीजन लेना है और उसी के हिसाब से क्या काम करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एकदम से आपको आ गया कि भाई आपका मैसेज आ गया कि आपका सिम ब्लॉक होने वाला है, तो आप क्या करेंगे, फटाफट उस नंबर पे कॉल करेंगे। बाद में पता चलता है कि वो कोई फ्रॉड है, जैसे हिंदुस्तान में हो रहा है। तो ये एक्शन होता है, कंडीशन एक्शन रूल। विच एजेंट डील्स विद द हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट। एक एजेंट जब या तो खुश हो जाएगा या दुखी हो जाएगा। तो इसका उत्तर है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। अब यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताने की कोशिश की है मैंने। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता है यूटिलिटी का। ये आपको वो बताता है कि कितना आपको सक्सेस मिल गया या सक्सेस नहीं मिला। तो क्या होगा कि अगर आपको जो
जो भी आपने अचीव किया है, जो भी आपने पाया है, मतलब जो एजेंट है जिसने जो भी पाया है, वो आपको हैप्पी करेगा, खुश करेगा या दुखी करेगा। तो आप किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, मतलब ये जो एजेंट है वो किसी भी स्टेट में जा सकता है। रैशनल एजेंट ऑलवेज डज दी राइट थिंग्स। तो रैशनल का मतलब ही है, आप कहते हैं ना भाई रैशनल से काम करो, दिमाग से काम करो, लॉजिक से काम करो, तो इसका मतलब ही यही है, ट्रू है, बिल्कुल सही है कि रैशनल एजेंट उनका बिल्कुल क्लियर गोल है कि जो भी उसकी परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाना है, मैक्सिमाइज करना है, सबसे बड़ा करना है। तो इसका माना जाता है कि ये सही काम करेगा, तो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा हर एक एक्शन में। विच टर्म डिस्क्राइब्स द कॉमन सेंस ऑफ द जजमेंटल पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहां पर एक शब्द बार बार आएगा आपका, मैथमेटिक्स में भी आपने सुना होगा और इसमें एआई में तो बहुत आएगा। इसको कहते हैं हम ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या है? ह्यूरिस्टिक का मतलब ये होता है कि आपको कोई काम दिया गया, इस काम को आपने समय अवधि में कंप्लीट कर लिया। ये ऑप्टिमल हो जरूरी नहीं है, बेस्ट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपने बेस्ट तकनीकों का उपयोग करके इसको सॉल्व कर दिया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, चाहे कॉमन सेंस से किया, चाहे किसी तरीके से किया। इसी को हम ह्यूरिस्टिक कहते हैं। तो यहीं पे आ गया कॉमन सेंस या जजमेंटल पार्ट, जो आपके दिमाग ने कहा, आपकी समझदारी ने कहा, उसको यूज करके आपने चीजों को सॉल्व किया। Which AI technique enables the computer to understand the association and relationship between objects and events? तो अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो दो चेहरे हैं, ये क्या है तो आप बोलेंगे हंस रहा है, ये क्या है तो आप रो रहा है, बाकी सारी चीजें एक जैसी हैं, लेकिन केवल इसको देख के आप बता सकते हैं कि हंस रहा है या रो रहा है ना? इसे हम पैटर्न मैचिंग कहते हैं। तो यही इसका उत्तर है, पैटर्न मैचिंग, कि आपको यहां पर एक टेक्स्ट है, ठीक, अब इसमें ये पैटर्न मैच कराना है, तो आप क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, देखेंगे ए बी ए यहां मिल गया, फिर आप आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ए बी ए मिल रहा है, यहां मिल गया, फिर आप आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ए बी ए यहां मिल गया, तो 3 जगह पे ये पैटर्न मैच हो गया। इसी को पैटर्न मैचिंग कहते हैं। तो ये इसने देखा गया, इसने एसोसिएशन देखा, आपस में एसोसिएटेड कैसे हैं, इनकी आपस में रिलेशनशिप कैसी है, ऐसा तो नहीं कि एसोसिएटेड है लेकिन ये ए बी ए ही चाहिए, बी ए नहीं चलेगा, तो यही पैटर्न मैचिंग है, ये इसका उत्तर है। द एक्सप्लोरेशन प्रॉब्लम इज वेयर। एक्सप्लोरेशन का मतलब ये होगा कि आपको कहीं छोड़ दिया गया, आपके लिए नई जगह है और बोला गया कि भाई एक्सप्लोर करो आप, तो आप अपने घर कैसे आएंगे ये भी नहीं बताएंगे आपको, लेकिन आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, पूछते पाछते, ढूंढते, अपना मैप वैप देखते आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर है इसका वो है एजेंट डज नॉट कंटेन दी नॉलेज ऑफ स्टेट्स एंड एक्शन। क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, ये इसको कुछ पता नहीं, इसीलिए हम इसको एक्सप्लोरेशन कहते हैं। तो अलग अलग ये प्रॉब्लम टाइप्स होती हैं जो हम प्रॉब्लम देते हैं किसी मशीन को या अपने सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम को। तो इसमें अननोन जब स्टेट स्पेस होता है तो इसमें आप देखिए ये एक्सप्लोरेशन प्रॉब्लम यहां आता है, यही इसका उत्तर है। In the Wampus world problem, the reason for the uncertainty is that the agent sensor gives only। अब Wampus वर्ल्ड प्रॉब्लम पहले आपको दिखाऊं कि इसमें होता यह है कि ये एक एजेंट है। अब एजेंट जो है वो एक एक स्टेप चल सकता है और एक एक स्टेप चलते चलते देखेगा कि कहीं उसको ये पिट मिल रहा है, कहीं गड्ढा है, कहीं पे ट्रेजर मिल जाएगा, कहीं पे उसको सोना चांदी मिल जाएगा, कहीं पे हवा है, कहीं पे स्टेंच है, तो ये सारी चीजें उसको मिल रही है। लेकिन अब इसमें पूछा गया है द रीजन फॉर द अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का रीजन क्या है? तो अनसर्टेनिटी का रीजन ही ये है कि पार्शियल और लोकल इंफॉर्मेशन, उसको आधी अधूरी, अधूरी तो नहीं कहूंगा, उसको केवल इतनी जानकारी मिल रही है कि ये यहाँ पर एस है, यहाँ पर क्या है पता नहीं, और उसको ये पता है केवल बगल में क्या है और नहीं पता उसको। ठीक है जी, इसीलिए पार्शियल लोकल इंफॉर्मेशन इसका सही उत्तर होगा। द सर्च एल्गोरिथम विच इज सिमिलर टू द min-max सर्च बट रिमूव्स द ब्रांचेस दैट डोंट अफेक्ट द फाइनल आउटपुट इज नोन एज। आपको याद है हमने min-max सर्च का एक क्वेश्चन लिया, फिर मैंने आपको बताया था कि उसका एक थोड़ा एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन है अपने पास, वो है अल्फा बीटा प्रूनिंग। अब यहाँ देखिए अल्फा बीटा प्रूनिंग में क्या होता है कि यहाँ मिन और मैक्स की बात चलती है, लेकिन ये देखा जाता है कि जब हम इस नोड पे आए तो यहाँ नोड पे जाना है और यहाँ नोड पे जाना है, तो ये पहले ही देख लिया जाता है कि इस नोड को लेने का फायदा है कि नहीं। अगर फायदा नहीं है इसका, या फिर हमारे एक्शन पे, या फिर कहें
कि फाइनल डिसीजन पे ये नोड कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, तो इसको भी छोड़ दिया जाएगा। वैसे तो सबसे पहले लास्ट में जाते हैं, क्योंकि ये ब्रेड आपकी डेप्थ फर्स्ट सर्च है, तो सबसे पहले यहाँ जाएंगे तब शुरुआत करेंगे। तो हो सकता है कि पूरी की पूरी ब्रांच ही हटा दी जाए, पूरी की पूरी जो सब ट्री है वही हटा दी जाए, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, वो आपके फाइनल इफेक्ट पे जब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमको इसको दोबारा क्यों चेक करना है, दोबारा क्या एक बार भी चेक क्यों करना है। तो इसे अल्फा बीटा प्रूनिंग कहते हैं। द मैक्सिमम डेप्थ टू विच द अल्फा बीटा प्रूनिंग कैन बी अप्लाइड। तो फिर इसका सीधा उत्तर है कि भाई किसी भी डेप्थ तक जा सकते हैं। अभी आपने देखा कि यहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा ना, किसी भी डेप्थ तक आप जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया पूरी की पूरी सब ट्री हटाई जा सकती है, एंटायर सब ट्री, पूरा का पूरा यही पार्ट गायब कर किया जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, एनी डेप्थ। अमंग द गिवन ऑप्शंस विच इज ऑल्सो नोन एज इन्फेरेंस रूल। इन्फेरेंस का रूल का मतलब ये है, किसी ने आपसे कहा कि भाई मेरे पास ना आज पैसा नहीं, तो इससे इन्फ्लुएंस क्या निकालेंगे आप, या तो ये गरीब है, या ये मुझसे पैसा मांग रहा है, या किसी परेशानी में, या दुखी है। कई इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी आती हैं जो हमारे नॉर्मल लाइफ में कहा जाता है, उसी तरीके से आती है। तो आप देखिए ये रेजोल्यूशन है बेसिकली इसका आंसर, विच इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लुएंस रूल। तो रेजोल्यूशन यही है कि आप क्या चीज़ें निकालते हैं। जैसे हर ईयर की शुरुआत में एक रेजोल्यूशन नहीं ले लेते हैं आप, उसी तरीके का कि भाई तमाम तरीके के हमारे सिंबल्स हैं, उसका यूज़ करके हम चीज़ें इन्फ्लुएंस निकालते हैं। तो रेजोल्यूशन इसको हम इन्फ्लुएंस रूल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ें मिला के चीज़ें बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं इसमें? इसका जो उत्तर है वो है कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स कैसे काम करेगा, तो आप देखिए ये हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना रहे हैं और बात चल रही है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की। तो वी कैन मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, हम बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस किससे, कनेक्टिव से। जैसे हम प्रपोजिशनल लॉजिक की बात करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर ये कनेक्टिव्स, आप एक ये देख रहे हैं एक ये देख रहे हैं, इससे हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं जो यानी कि जो नॉर्मल लैंग्वेज में यूज होते हैं। यानी हम क्या करेंगे, एटॉमिक सेंटेंसेस, छोटे सेंटेंसेस लेंगे, कनेक्टिव्स लगाएंगे और बड़े सेंटेंसेस बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स मतलब ये बहुत हार्ड की बात नहीं हो रही, बड़े और मीनिंगफुल की बात हो रही है। ऑटोमेटिक रीजनिंग टूल ART, ये किसमें यूज होता है? ART जो टूल है वो लिस्प मशीन में यूज होता है। लिस्प किसमें? LISP, लिस्ट प्रोसेसिंग। If according to the hypothesis the result should be positive but in fact it is negative, then it is known as। अब ये जो क्वेश्चन है ये कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो पहले आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसका मतलब क्या होता है। वैसे इसका आंसर जो है वो बी है, फॉल्स पॉजिटिव हाइपोथेसिस। बहुत ध्यान से देखिए, ये फिगर भी दिखाता हूं। देखें, जो आपने सोचा है, जो आपने परसीव किया है और रियलिटी में वो वही है, तो आप कहेंगे करेक्ट है। हाँ भाई, इन्होंने कहा कि भाई आप एग्जाम में पास हो गए, देखा आपने एग्जाम में पास हो गए, तो भाई करेक्ट हो गया ये। आपने देखा कोई चीज फॉल्स है और वो फॉल्स ही है, गलत ही है। आपने कहा कि भाई एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया, और किसी ने कहा आपसे और आपने जाके देखा तो एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया, तो ये करेक्ट हो गया। नेगेटिव नेगेटिव मेक्स अ पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मेक्स अ पॉजिटिव, तो प्लस 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 हो गए, नेगेटिव नेगेटिव ये भी प्लस हो गया। ये तो खैर इसकी बात होगी। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसपे सवाल बनते हैं, सवाल ये बन रहा है फॉल्स पॉजिटिव क्या है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये होता है आपने कहा, आपने जो मेजर किया वो सही है, लेकिन असलियत में वो गलत है। यानी ये आए, इन्होंने टेस्ट किया और टेस्ट में देखा प्रेग्नेंट है, लेकिन ये तो आदमी है तो हो ही नहीं सकता, इसको हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। दूसरी चीज देखिए, आपने ये जाना या आपने परसीव किया कि भाई जो मेजर किया गया वो है फॉल्स, गलत है, लेकिन वो निकल जाता है ट्रू। आपने गलत माना लेकिन वो सही है। यानी कि ये इन्होंने मेजर किया तो इनको पता चला कि ये तो प्रेग्नेंट है नहीं, लेकिन ये तो क्लियर पता चल रहा है कि प्रेग्नेंट है। ठीक है जी, इसे हम अलग अलग जो चार है मैंने आपको ऑप्शन समझा दिया। अब आप इस तरीके के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। द हाइब्रिड बेजियन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ। बेजियन बेसिकली प्रोबेबिलिटी में आता है और नेटवर्क की बात हो रही है। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? हाइब्रिड का मतलब हमेशा होता है दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन।
तो पहली बात है कि कॉमन सेंस से पता लग रहा है कि कोई दो चीज का या मल्टीपल चीज का कॉम्बिनेशन होगा। तो सी से क्लियर है कि भाई डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का मतलब होता है, डिस्क्रीट मतलब एकदम स्पेसिफिक वैल्यू होगी। जैसे ये फ्रीक्वेंसी देखिए, ये आपकी कॉन्टिन्यूस वैल्यू है, इसी से मैं यहां निकाल लूं, यहां निकाल लूं, यहां निकाल लूं, तो ये वैल्यू आ गई। तो ये आपकी हो गई कॉन्टिन्यूस और ये आपकी जो नीचे वाली है वो डिस्क्रीट होगी। तो दोनों डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस मिला के हाइब्रिड बेसियन नेटवर्क बनता है। द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग द इन्फेरेंस प्रोसेस एज सिंगल इन्फेरेंस रूल इज नोन एज। तो जो प्रोसेस है, तरीका है ताकि आप इन्फ्रेंस प्रोसेस लें लेकिन वो सिंगल इन्फ्रेंस रूल के तहत लें, तो उसका जो उत्तर है वो है जनरलाइज मोडस पोनेंस। जनरलाइज, अब इसकी डेलिकेसीज में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें ये जरूर बताना चाहूंगा कि इन्फेरेंस का मतलब होता है कि आपको कुछ चीज बताई जाती है, उससे आप अपना मतलब निकालते हैं। ठीक है जी। तो ये जो आप इन्फ्रेंस की, किसी भी इन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, जो सिंगल इन्फ्रेंस रूल है यहां पर यूज कर सकते हैं, और इसको हम जनरल मोडस पोनेंस कह रहे हैं। बेसिकली आया मोडस पोनेंस से ही है, आप उसको समझिए बहुत ध्यान से, एक ही लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। P implies Q and P is asserted to be true। मतलब P ने ये कहा कि Q आएगा, P के कारण Q आएगा, और P सही है तो Q भी सही होना चाहिए ना। यही आपका इस पूरे क्वेश्चन का सार है। Which process makes two different logical expressions look identical? दो लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल यानी कि आपको एंड और नॉट ये सब लगेगा, तो वो दोनों एक जैसे कैसे दिखाई देंगे, और क्या उस प्रोसेस को कहते हैं? उसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन। दो लॉजिकल एक्सप्रेशन लीजिए और उनको एक जैसा दिखाया जाए तो इसका मतलब ये है यूनिफिकेशन। Which algorithm takes two sentences as inputs and returns a unifier? तो कौन सा एल्गोरिथम है जो दो सेंटेंसेस को लेगा और यूनिफायर दे देगा लास्ट में? तो इसका नाम ही से पता चल रहा है आपको, यूनिफाई एल्गोरिथम। क्या नाम है इसका? यूनिफाई एल्गोरिथम। तो यूनिफाई एल्गोरिथम दो एटॉमिक सेंटेंसेस, यानी कि जो छोटे सेंटेंसेस हैं, अपने आप में उनकी मीनिंग होगी लेकिन बहुत छोटे होंगे, और फिर उसको यूनिफाई करके यानी कि कंबाइन करके यूनिफाई एल्गोरिथम आपको एक फाइनल रिजल्ट देगा। The PEAS, P's in the task environment is about। अब P's में क्या क्या आता है, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। इसमें है पहली चीज परफॉर्मेंस, बी है इसका उत्तर। परफॉर्मेंस, एनवायरमेंट, एक्चुएटर्स और सेंसर्स। तो जब हम फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हम एक टैक्सी चलाना चाहते हैं जो ऑटोमेटेड है, तो इसमें क्या होगा? परफॉर्मेंस मेजर में क्या आएगा? PES के P में, कि इसमें सेफ्टी है कि नहीं, इसका डेस्टिनेशन क्या है, क्या प्रॉफिट मिल रहा है, लीगल है कि नहीं, कंफर्ट मिल रहा है कि नहीं लोगों को। एनवायरमेंट की बात करेंगे तो भाई फ्रीवेज, स्ट्रीट कौन सी है, कहाँ कहाँ जाना है, ट्रैफिक कितना है, पेडेस्ट्रियंस मतलब लोग कितने चल रहे हैं, वेदर कैसा है, बर्फ तो नहीं है। एक्चुएटर्स, इसी अगर टैक्सी के हिसाब से देखें तो भाई स्टेयरिंग, एक्सेलरेटर, क्योंकि चलाने के लिए तो गाड़ी में ब्रेक, हॉर्न, स्पीकर, ये सब चीजें चाहिए होती है ना, तो वो एक्चुएटर्स हो गए। सेंसर्स क्या है कि भाई अगर एक टैक्सी आपकी चल रही है जिसमें कोई आदमी नहीं बैठा है, या फिर आदमी बैठा है तो वो चला नहीं रहा है, मशीन खुद चल रही है, तो कैमरा, सोनार, GPS, ओडोमीटर, इंजन सेंसर, ये सारे पता करेंगे कि भाई कोई आदमी तो नहीं आ गया, ये पैटर्न मैचिंग होगी, देखा जाएगा स्टॉप आया है कि नहीं आया, ग्रीन सिग्नल है कि नहीं है। In state space, the set of actions for a given problem is expressed by, इसका सीधा उत्तर है B, successor function that takes current action and returns the next state। मतलब आप अभी का ये बेसिकली जनरल स्टेट स्पेस, वो इस तरीके का हम इसमें बात करते हैं, स्टेट इक्वेशन है और आउटपुट इक्वेशन है। तो करंट एक्शन, सक्सेसर जो आगे का होगा वो अभी का फिलहाल का एक्शन लेगा और नया स्टेट बता देगा। ये बहुत जनरल भी है। In which search problem to find the shortest path, each city must be visited only once। तो ये जो सिटी की प्रॉब्लम जहां भी आप देखेंगे ना, तो आप समझ जाइएगा कि ये कहीं ना कहीं इसमें ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जरूर कहीं ना कहीं होगा। तो सीधी सी बात है, इसका उत्तर आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम बड़ी एक क्लासिक प्रॉब्लम है कंप्यूटर साइंस की, और इसमें मेन चीज जो आती है वो ये होता है कि आपको एक जगह से दूसरी सिटी में जाना है, लेकिन एक सिटी को एक ही बार में आपको विजिट करना है, मल्टीपल नहीं कर सकते।
मतलब जैसे यहां से आपको यहां जाना है, तो एक बार विजिट किया। अब अगर आप यहाँ 5 पे जाना चाहें यहां से, तो मल्टीपल विजिट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम मतलब है एक साहब जो सामान बेचने के लिए निकले हैं, वो शॉर्टेस्ट पाथ निकालना चाहते हैं कि कम से कम उनका एफर्ट लगे और पेट्रोल लगे, जो भी उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, और हर एक सिटी को एक ही बार जाना है, राइट। सब में जाना है और ओरिजिन सिटी पे लौट के आ जाना है। तो ये जो है हर एक पेयर के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की बात है, या शॉर्टेस्ट रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन की बात है। In a TSP problem of n cities, the time taken for traversing all cities without having prior knowledge of the length of the minimum tour will be. अब यहाँ पर क्या है, TSP में हमको पता ही नहीं है कि भाई पहले कोई नॉलेज नहीं मिली कि लेंथ कितना है, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी, उससे दूसरे सिटी के बीच में कितना लेंथ है, कितनी दूरी है। तो यहाँ पर थोड़े बात बढ़ जाती है क्योंकि n सिटीज़ हैं, तो ये फैक्टोरियल n, ऑर्डर ऑफ फैक्टोरियल n में आता है। अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पूरा सोल्यूशन मैंने रखा है, लेकिन फिर भी अभी ये याद रखिए आप कि ऑर्डर ऑफ फैक्टोरियल n है। वेब क्रॉलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब क्रॉलर जैसे आपने स्पाइडर देखा होगा, क्रॉल हर जगह जाता है, इधर जाता है उधर जाता है। आप इसको किसी से भी जोड़ सकते हैं, आप इसको चूहे से भी जोड़ सकते हैं, आप इसको कॉकरोच से भी जोड़ सकते हैं, सबका काम यही है। बेसिकली क्या है, ये इंटेलिजेंट एजेंट है। ये है इंटेलिजेंट एजेंट। करता क्या है ये क्या करेगा, ईमेल से, न्यूज से, इमेज, सोशल मीडिया, वहां वीडियो, वहां जहां जाके क्रॉल करके जो भी रिक्विजिट चीज है वो ले लेके आता है, कलेक्ट करता है रिसोर्स को हर जगह से जाके। तो ये इंटेलिजेंट एजेंट है, ये समझदार। द मेन फंक्शन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट इज टू, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा एजेंट जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, आपकी दिक्कतें को सॉल्व करेगा। तो सीधी सी बात है, इसमें आप यही उत्तर लिखेंगे। एक तो ये पहले तो आप प्रॉब्लम को, जो भी आप प्रॉब्लम देंगे उसको सॉल्व करेगा, किसी न किसी गोल पे पहुंचेगा, और उसके बाद वो जो सीक्वेंस उसने अडॉप्ट किया ताकि वो आप फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, तो इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट कहेंगे। और दोनों ही चीज इसमें आएगी। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI नॉलेज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दोनों ही तरीके से कर सकते हैं आप। चाहे आप प्रोपोजिशनल लॉजिक की बात करें, चाहे आप प्रेडिकेट लॉजिक की बात करें। प्रोपोजिशनल में एंड और नॉट आप देख रहे हैं, प्रेडिकेट में क्या आ रहा है, ऑल, एटलीस्ट, ये सब चीजें आ रही। तो यहां पर दोनों ही तरीके से आप जो नॉलेज है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर प्रोपोजिशनल लॉजिक विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कौन सी फॉल्स बताया गया है इसमें। तो इसमें कहा गया है ए वाले में, द सेंटेंसेस ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक कैन हैव आंसर अदर देन ट्रू एंड फॉल्स। ये तो गलत हो गया क्योंकि इसका उत्तर ट्रू और फॉल्स में ही आता है। प्रोपोजिशनल लॉजिक को अगर आप देखें तो ये ट्रू और फॉल्स की ही तो बात है, सही या गलत, हाँ या ना। तो अगर एक एग्जाम्पल मैं लूँ, इट इज संडे टूडे, तो ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो यही तो आपका प्रोपोजिशनल लॉजिक है। तो ये गलत हो गया, मतलब ए गलत है। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, पहला जो ऑर्डर लॉजिक है, स्टेटमेंट्स कंटेन, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का एग्जांपल दूंगा आपको, देखिए कैसे हो रहा है, जैसे एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहां पर कहा गया है x इज एन इंटीजर, तो x तो सब्जेक्ट हो गया, याद है आपको, सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंग्लिश में हमने पढ़ा था, और इज एन इंटीजर ये आपका प्रेडिकेट हो गया, तो दोनों ही आ गए इसमें। तो ये फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक हो गया। द नॉलेज बेस्ड एजेंट कैन बी डिफाइंड विथ डैश्ड लेवल्स। अब कितने लेवल हो सकते हैं, देखिए इसमें मैं 3 लेवल दिखाता हूं और 3 लेवल को आपको डिफाइन भी करता हूं। पहला होता है नॉलेज लेवल, फिर उसके बाद आएगा लॉजिक या लॉजिकल लेवल, फिर फाइनली इंप्लीमेंटेशन लेवल। मतलब क्या देखा, क्या समझा, क्या एक्शन हमें लेना है, और फाइनली उस एक्शन को एग्जीक्यूट किया जाए। ये आपका मैकेनिज्म है नॉलेज बेस्ड एजेंट का। 3 लेवल्स हो गए इसके ऊपर। वेज टू अचीव AI इन रियल लाइफ, तो रियल लाइफ में अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए तो आप मशीन लर्निंग भी करेंगे, डीप लर्निंग भी करेंगे, तो सी हो गया इसका उत्तर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब देखो ये ईयर के हिसाब से बताया मैंने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मशीन को इंटेलिजेंट बनाना। मशीन लर्निंग का मतलब ये है कि किस तरीके से मशीन को प्रोग्राम किया जाए और मशीन सीखे, और फाइनली इस लेवल तक किया जाए। डीप लर्निंग मतलब होता है हम न्यूरल नेटवर्क पे आ गए। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये दोनों ही तरीके हैं ताकि हम AI अपने रियल लाइफ में ला सके। द मेन टास्क ऑफ AI एजेंट आर, तो मेन टास्क क्या है, काम क्या है AI एजेंट का, इसका उत्तर है परसीविंग, थिंकिंग, एक्टिंग ऑन द एनवायरमेंट। यानी इसका काम क्या है, पहले ये इस एनवायरमेंट को समझेगा, फिर अपने सेंसेस से, उसके बाद जो भी उसको समझ में आएगा, रिएक्ट करना है, एक्ट करना है, वो अपने एक्शंस दिखाएगा, अपने
इफेक्टर से, जैसे हाथ पैर यहां दिख रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या हो गया? सी है इसका उत्तर। ठीक है, ये इसका पूरा साइकिल है, परसीव, थिंक, एक्ट। द प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग डिपेंड्स अपॉन। अब प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग किस पे होती है? प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब तो समझते हैं ना, प्रोबेबिलिटी में हमेशा एस्टिमेशन भी होगा, ऑब्जर्वेशन भी होगा, लाइक्लीहुड भी होगा, यानी कि तीनों चीजें आएंगी इसमें। तो जो प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग है, यहां पर हम श्योर नहीं होते कि भाई क्या चीज है, तो इसमें एस्टिमेट भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी और लाइक्लीहुड भी, ये सारी चीजें इसमें आती है, ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल बेजियन है, एविडेंस थ्योरी है, रोबोट स्टैटिस्टिक्स है, रिकर्सिव ऑपरेटर्स है। द इन्फेरेंस इंजन वर्क्स ऑन। इन्फेरेंस इंजन किस पे काम करता है? ये दोनों पे काम करता है, फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग। थोड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा कि फॉरवर्ड चेनिंग, दोनों चेनिंग आगे की पीछे की। तो फॉर इन्फेरेंस इंजन जो होता है ना, एआई का मतलब इंटेलिजेंट, जो भी इंटेलिजेंट सिस्टम है एआई में, उसका एक कंपोनेंट होता है। हमने पूरे कंपोनेंट की बात की थी, और यहां पर लॉजिकल रूल लगाता है ताकि नई इंफॉर्मेशन, जिसको हम फैक्ट कह रहे हैं, वो निकाल सके। जो पहला इन्फ्लुएंस इंजन है वो एक्सपर्ट सिस्टम का पार्ट था, लेकिन इन्फ्लुएंस इंजन जो है वो दोनों मोड में काम करता है, फॉरवर्ड चेनिंग, बैकवर्ड चेनिंग। इसको थोड़ा सा एक और बता देता हूं। जो फॉरवर्ड चेनिंग है, यहां पर बेसिकली आंसर दिया जाता है व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट, क्या होने वाला है। और जब बैकवर्ड चेनिंग का मतलब है ये हुआ क्यों। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पहले आप समझिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी किसी चीज की होने की जब पहला कोई और चीज हो चुकी हो, जैसे ए और बी है, प्रोबेबिलिटी ए की जब बी ऑलरेडी हो चुका हो। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसका जो उत्तर है वो ये है, हैज नो इफेक्ट और रिलेवेंस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में का कोई मतलब ही नहीं है इससे, जो इससे रिलेशन ही नहीं है उसका। तो यहां पर जो इवेंट हो रहा है, कब हो रहा है? जब कोई और इवेंट हो चुका है। तो जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है वो तो इसमें कहीं एक्शन प्ले ही नहीं कर रहे, तो इसलिए इसका उत्तर सी होगा। आफ्टर अप्लाइंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टू अ गिवन प्रॉब्लम वी गेट। जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं तो आपको लग सकता है कि भाई 100% एक्यूरेट रिजल्ट हो। रॉन्ग तो रॉन्ग आ भी सकता है, लेकिन हमको एस्टिमेटेड वैल्यूज मिलती है, यानी कि क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट कि भाई बरसात होगी या नहीं होगी। तो ये भी तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत बरसात होगी, है ना। 0.8 अगर प्रोबेबिलिटी आ गई तो ज़्यादा बरसात के चांसेस लग रहे हैं। 0.2 अगर आ गई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो 0 और 1 के बीच में होती है, तो 0.2 है, इसका मतलब कम चांसेस है बरसात के। तो आपको एस्टिमेटेड वैल्यूज मिलेगी। ध्यान रखिएगा, जितनी भी प्रोबेबिलिटी थ्योरीज या तरीका है, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी अगर आप लगाएंगे तो यहां पर आपको एस्टिमेशन मिलेगा। द बेस्ट एआई एजेंट इज वन विच। एक ऐसा एआई एजेंट जो ऐसा उसमें क्या हो। अब यहां पर हमने इस चित्र को बार बार देखा है। बेसिकली है कि भाई इंसानी दिमाग की तरह काम करे, इंसान की तरह काम करे, लेकिन इंसान अगर उसमें आ गया, जैसे एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, एटीएम, ये ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है, अगर इसमें आप आदमी को बिठा देंगे तो फायदा क्या होगा इसके ऑटोमेशन का? तो ये इसका बी आंसर है, अपने आप काम कर ले बगैर हमारे उसको गाइड किए हुए या इंटरवेंशन के। बेजियन नेटवर्क गिव्स। बेजियन ये भी आपके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड है, लेकिन इसका उत्तर आप समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है कि आपको सारा का सारा डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। आप देख रहे हैं ये पूरी जो चर्चा हो रही है, पूरा जो डायग्राम दिख रहा है, ये एक प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल है, जहां पर वेरिएबल्स क्या हैं, उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज क्या है, और ये बाकायदा एक ग्राफ से, इसका ये आप देखिएगा तो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बन रहा है यहाँ पे, उससे ये दिखाया जा रहा है। इसका मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन मिल रहा है आपको डोमेन का, तो इसका सी उत्तर रहेगा, ये बाबू इसका उत्तर। इन लिस्ट द एडिशन ऑफ 5 + 8 इज एंटर्ड एज। तो इसमें सीधा +5 और 8 ऐसे दिया जाता है। लिस्ट जो है, लिस्ट प्रोसेसिंग है, ये लैंग्वेज जो शुरुआत हुई थी एआई के लिए, और जो हमारे जॉन मैकार्थी साहब हैं वो भी इसके को इन्वेंटर थे। तो +5 8, तो इसका उत्तर हम ये वाला कर देंगे, डी वाला। एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड अ कंप्लीट एल्गोरिथम। अगर कोई एल्गोरिथम रिजल्ट दे दे, सॉल्यूशन दे दे, तो कंप्लीट एल्गोरिथम है। बहुत ही इसमें इजी समझने की, मतलब बहुत ही नेचुरल वे में पूछा गया है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि होता ये है कि हमारे पास कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पोलिनोमियल टाइम में कोई चीज़ें सॉल्व हो जाती है, नॉन पोलिनोमियल टाइम में एनपी कंप्लीट, एनपी हार्ड, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अभी फिलहाल एल्गोरिथम जो हमको कंप्लीट एल्गोरिथम अगर वो हमें सोल्यूशन पूरा दे दे रहा है, वही तो हम चाहते हैं।
विच स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ह्यूरिस्टिक फंक्शन को आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, इसका उत्तर ले लीजिए। इसका उत्तर है द ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एन ऑप्टिमल पाथ बिटवीन द पेयर ऑफ स्टेट्स। अब ह्यूरिस्टिक के बारे में मैंने बताया था कि पहले तो जनरल नॉलेज या फिर नॉलेज लगाई जाती है जजमेंटल पार्ट में, और उसके बाद देखा जाता है कि भाई हमें हमारा काम कंप्लीट हो जाए लेकिन बहुत अच्छे से एफिशिएंट वे में हो। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है इसको हम इन्फॉर्म्ड सर्च में यूज करते हैं, और सबसे बेहतरीन सर्च है, मतलब जो जितने बेहतरीन है उनमें से एक है। ये जो होता है, जो करंट स्टेट है उससे करीबी ये पाथ देखता है, और जो कॉस्ट है मतलब ऑप्टिमल पाथ अलग अलग स्टेट्स के, जैसे स्टेट 1 है स्टेट 2 है, इनके बीच में जो ऑप्टिमल पाथ है, तो यहाँ पर आप ये जो एच एन देख रहे हैं, मतलब बेसिकली ये फंक्शन पूरा ही समझ लीजिए, तो एच एन से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। Which of the given element improve the performance of AI agent so that it can make better decision? कौन सा एजेंट है जो अच्छा डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करता है? लर्निंग एलिमेंट। जितना ज्यादा आप लर्न कराएंगे उतना ज्यादा वो सही रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग आर देयर? कितने टाइप की मशीन लर्निंग है? 3 टाइप की है मेन, है ना। मशीन लर्निंग को हम सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज में मतलब हमको लेबल दे देते हैं पहले ही कि भाई ये है, इसमें निकाल के दिखाइए। अनसुपरवाइज में हम डेटा दे देते हैं, बोलते हैं हमें कुछ नहीं पता, आप खुद निकालिए। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम ना इनपुट दे रहे हैं ना आउटपुट दे रहे हैं, ये यहाँ पर जो एजेंट है वो खुद ही अपने आप करता है, और फिर आता है, हम उसको या तो पनिशमेंट देते हैं या उसको कुछ रिवॉर्ड दे देते हैं, फिर ये सीखता रहता है। फाइनली जितने ज़्यादा रिवॉर्ड मिलते रहते हैं उस हिसाब से वो जानता है कि हमने बिल्कुल सही किया। तो ये 3 है इसमें। द डिसीजन ट्री एल्गोरिथम रीचेज इट्स डेस्टिनेशन यूजिंग। अब डिसीजन ट्री जो है वो सीक्वेंस ऑफ टेस्ट लगाता है। मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। सीक्वेंस ऑफ टेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? जो ये एक सबसे पहली बात ये है कि जो डिसीजन ट्री है वो सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक है, और ये क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज हो सकता है और रिग्रेशन के लिए भी यूज हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि हम डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, बहुत सारे टेस्ट लगाते हैं। अब देखिए यहां पर एक जॉब ऑफर, अगर आपको नौकरी के लिए एक जॉब आई, ऑफर है, तो आप कैसे करेंगे? इस डिसीजन ट्री को समझ जाएंगे आप क्या हम टेस्ट ले रहे हैं। सबसे पहले अगर सैलरी 50,000 से ज्यादा है कि कम है, अरे इससे कम है, हमने ऑफर डिक्लाइन कर दिया। हाँ इससे ज्यादा है, आगे बढ़ गए। 1 घंटे से ज्यादा मुझे कम्यूट करना पड़ेगा, अपने ऑफिस जाना पड़ेगा, मतलब ट्रैवल करना पड़ेगा, अगर हाँ तो नहीं, हमको नहीं चाहिए नौकरी। हाँ अगर 1 घंटे से कम है तो ठीक है। फ्री कॉफी मिलती है, अरे फ्री कॉफी तक नहीं मिलती है, नहीं हमें नहीं चाहिए जॉब, अगर हाँ मिलती है तो एक्सेप्ट ऑफर। इस तरीके से डिसीजन ट्री काम करता है। इन लिस्ट प्रोग्रामिंग द स्क्वायर रूट इज एंटर्ड एज, तो एसक्यूआरटी के नाम से होता है वो लिस्ट में, तो एसक्यूआरटी एक्स, इसका उत्तर जो है ये वाला है, एसक्यूआरटी एक्स, बी कर दीजिए इसको। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हमने देखे, एमसीक्यूज देखे, और इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।